हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शांता एक बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी, लेकिन उसके दोनों बेटे उसके विपरीत थे। उन दोनों ने अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी की थी। एक बंगाली देबोलीना तो दूसरी साउथ इंडियन रश्मिका थी। एक सुबह शांता मंदिर जाने के लिए उठती है, लेकिन उसे रसोई से गंदी सी बदबू आती है। शांता रसोई की तरफ बढ़ती है कि तभी उसकी साउथ इंडियन बहू रश्मिका उसे रोकते हुए कहती है, अयो अम्मा, तुम कहाँ जाती? कहाँ जाती? क्या कहाँ जाती? रसोई में जा रही हूँ। सुबह सुबह रसोई में इतनी गंदी बदबू आ रही है। रात का खाना तुम लोगों ने खाया नहीं क्या? इतनी गंदी बदबू आ रही है। अम्मा, ये गंदी बात रात के खाने का नहीं, वो बंगालन है ना, उन्हें सुबह सुबह ही फिश बनाया है। क्या? हे भगवान, इस लड़की ने तो ठान ही लिया है कि मेरा धर्म भ्रष्ट करवा के मानेगी। अरे ओ लीना, कहाँ है? बाहर आ जल्दी। अपनी सास की आवाज सुनकर वहाँ से देबोलीना आती है और बोलती है, मौजी, मेरा नाम लीना नहीं देबोलीना है। कहिए मौजी, क्या चाहिए आपको? ये जो तुमने फिश बनाया है ना, अम्मा को उससे प्रॉब्लम है। तुमको नहीं पता क्या कि हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। तुमको फिश खाना है तो तुम हमारा घर गंदा करोगी क्या? हम लोग बस अंडा खाते हैं क्योंकि वो मशीन से बनता है, और तू हमारे घर में मांस मछली बना ली। मैंने तुम दोनों को पहले ही मना किया था कि मेरे घर में ये सब नहीं होना चाहिए। अम्मा, तुम इनको समझा दो कि हमारा घर में फिश नॉट अलाउड। रोशमिका, मेरा फिश है, मैं जब खाना चाहूँ तब खाऊंगा। तुम्हें कोई इशू? बहू, मैं अपने घर के नियमों को लेकर बहुत ही सख्त हूँ। अगर मेरे घर में मांस मछली नहीं बनता तो आगे भी नहीं बनेगा। ये बात तुम दोनों अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो। तुम दोनों इस घर की बहुएं हो और तुम दोनों की सास हूँ मैं। तो बंगालन बंगाल में मछली बनाना और साउथ इंडियन अपने साउथ में कान भरना। यहाँ तुम दोनों में से किसी की भी नहीं चलने वाली। शांता इतना बोलकर नहाने चली जाती है। रश्मिका और देबोलीना दोनों अलग अलग राज्य से आई थी। दोनों हर चीज में अलग अलग ही होंगे। एक दिन देबोलीना दुर्गा माँ की पूजा करने के बाद पूरे घर में धुआं दिखाती है और उसके बाद अपनी सास के कमरे में धुआं दिखाने जाती है। वहाँ शांता सो रही थी। धुआं होने की वजह से शांता का दम घुटने लगता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। शांता के खांसने की आवाज सुनकर वहाँ उसका बेटा हेमंत आता है और अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाल कर कहता है, अरे माँ, आपके कमरे में इतना धुआं कैसे? कुछ जला है क्या आपके कमरे में? कुछ जला नहीं है। तुम दोनों भाइयों की पत्नियों ने मुझे जलाने की तैयारी कर ली है। अरे जब से दोनों आई है, अपने राज्य को मेरे घर में बसाया हुआ है। क्या माँ, आप भी दोनों बहुओं के पीछे ही पड़ गई हो? अरे अभी आए हुए दोनों को महीना भी नहीं हुआ। दोनों को यहाँ के रहन सहन की आदत होने दो। अरे तब देखना, फिर बोलना उनको कुछ। हाँ, उन दोनों को पता नहीं कब आदत होगी। उन दोनों को आदत हो इससे पहले शायद मेरी परलोक की टिकट कट जाए। तुम दोनों समझा दो बहुओं को कि अपना राज्य मेरे घर में ना बसाए। माँ, आप चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। और रही बात धुएं की, तो शायद देवोलीना भाभी पूजा करने के बाद जैसे घर में धुआं दिखाती है, वहीं आपके कमरे में भी कर गई होंगी। धुआं दिखाना अलग होता है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि ये बंगालन पक्का कोई जादू टोना कर रही होगी। हाँ माँ, जादू टोना ही करा होगा। हमारी वो जो अमेरिका में प्रॉपर्टी है और यहाँ आपके सारे गहने हैं, वो सब ही तो भाभी को चाहिए होंगे ना, तभी तो ये सब कर रही है। समझ गई मैं कि तू मुझे ताना मार रहा है। शांता तो अपनी बहुओं से परेशान हो रही थी, लेकिन उसकी दोनों बहुएं भी इतनी आसानी से कहाँ अपनी सास की परेशानी समझने वाली थी। एक दिन रश्मिका सबके लिए इडली और सांबर बना रही थी, जिसे देखकर देबोलीना रश्मिका के सांबर के साथ वो भी बंगाली डिश लूची बनाने लगती है। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं। हेमंत, शांता और देबोलीना का पति अमन सब लोग आ जाते हैं। ये देखकर शांता कहती है, ये तुम दोनों ने खाना बनाया है क्या? जी। क्या बात है, बंगालन और साउथ इंडियन रसोई में थे और लड़ने की आवाज भी नहीं। आज तो तुम दोनों ने बड़े ही प्यार से खाना बना लिया। आज कुछ खास है क्या? अम्मा, एक्चुअली हमने ना एक विश मांगी थी कि मेरी हेमंत से मैरिज हो जाएगी ना, तो वो हो गई। इसलिए आज का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। आज मैंने 50 इडली बनाई है और ये सब आपको ही खाना है। क्या? ये इतनी सारी इडली तूने बस मेरे लिए बनाई है? बहू, तू पागल हो गई है क्या? मैं ये सब अकेले कैसे खा सकती हूँ? अपनी इच्छा के आगे सास की आखिरी इच्छा भी नहीं सुननी तुझे।
अयो अम्मा, आप कैसी बात करती हो? मैं तो आपको अपनी मदर मानती हूँ। मैंने ये विश मांगी थी कि मेरी मदर इन लॉ मुझे एक्सेप्ट कर लेगी ना, तो मैं उन्हें रिटर्न में अपने हाथों की इडली खिलाऊंगी, वो भी 50। मौजी, आमी तुमको पहले ही बता देता, अगर तुम हमारा हाथ का लूची नहीं खाएगा तो आमी माछी भात बनाएगा। तुमको हमारे हाथ का लूची खाना ही होगा। मेरे सपूतों, तुम दोनों देख रहे हो ना, अब भी तुम दोनों का मुंह क्यों सिला हुआ है? अपने मुंह से कुछ बोलो और अपनी बीवियों को समझाओ कि मैं उसकी सास हूँ, ना कोई भगवान जो इतना सब अकेले खा जाऊंगी। देबोलीना, भाभी की तो विश थी, इसलिए वो माँ को इडली खाने के लिए कह रही है, लेकिन तुम जिद क्यों कर रही हो, वो भी बिना बात के? माँ कैसे खा सकती है इतना सब कुछ? तुम हमको बोलती है कि मौजी को बस रोशमिका की इडली खाने दो और हमारी लूची का क्या, वो मौजी नहीं खाएंगी ना? हम तो मौजी को लूची खिलाएगी ही। एक बार फिर दोनों अलग अलग राज्य वाली बहुओं के चक्कर में शांता को इतना सारा खाना खाना पड़ता है, जिसे खाने की बात तो शांता कुछ दिनों तक खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली थी। कुछ दिनों बाद शांता की पड़ोसन घर पर आती है। शांता तो अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन पड़ोसन को अपने घर में देखकर रश्मिका कहती है, आंटी अड़कम, वो अम्मा अपने रूम में सो रही है, आप बैठिए ना, आपके लिए मैं अभी कॉफी लाती हूँ। नहीं बहू, मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। आंटी जी बताइए, आप क्या पियेंगी? आपके लिए मैं अभी बना देती हूँ। रश्मिका पड़ोसन से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ देबोलीना पानी का ग्लास लेकर आती है और बोलती है, नमस्कार आंटी, जो लीजिए। तब तक आप केमो नाशी। क्या नाशी? कैसी हो आंटी? रोशमिका आंटी के लिए तुम चाय बना दो, आंटी चाय पीती है, मौजी ने बताया था एक बार मुझे। ठीक है आंटी, मैं अभी आपके लिए चाय बना के लाई। आंटी जी आप बैठिए, अभी मैं आपके लिए रसगुल्ला बनाता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ शांता है नहीं, लेकिन फिर भी दोनों बहुएं मेरी कितनी खातिरदारी कर रही हैं। अलग राज्य से हैं, इन्हें काफी सारी दिक्कतें भी तो होती होंगी, लेकिन अपनी सास की बेइज्जती नहीं करवाई बाहर वालों के आगे। शांता की पड़ोसन को शांता की बहुओं का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों भी काफी ज्यादा अच्छे से खातिरदारी करती हैं पड़ोसन की। कुछ देर बाद शांता आती है और शांता के आते ही पड़ोसन कहती है, अरे शांता, तेरी बहुएं तो कितनी अच्छी हैं। मुझे लगा अलग अलग राज्य से हैं, हर वक्त एक दूसरे को खाने को दौड़ती होंगी, लेकिन सच में बहुत प्यारी हैं। मुझे देखा तो दोनों मेरे लिए नई नई चीजें लाने लगी। वाकई तेरी बहुएं तो तारीफ के काबिल हैं। अपनी पड़ोसन के मुंह से अपनी बहुओं के लिए तारीफें सुनकर शांता को बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद रश्मिका और देबोलीना की बहस हो रही थी। रश्मिका कहती है, तुम्हारे अंदर माइंड है या नहीं? तुमने मेरी व्हाइट साड़ी पर दाग लगा दिया। अयो, तुमको आइडिया है कि कितनी डर्टी हो गई है ये? हमारे पास कोई भी सफेद साड़ी नहीं थी और मुझे साड़ी पहननी थी, इसलिए अम्मा ने तुम्हारी साड़ी यूज की। ये बंगाली लोग ना ऐसे ही होते हैं। तुम साउथ इंडियन कैसे होती, ब्रेनलेस। उन दोनों में काफी बहस होने लगती है। ये देखकर शांता कहती है, घर में दो बर्तन होते हैं तो आवाज आती ही है, लेकिन यहाँ तो दो अलग अलग राज्य के बर्तन हैं, इतना शोर तो आएगा ही। विनीता देवी के तीसरे बेटे की शादी हो जाने पर अब घर में 3 बहुएं हो गई थी, लेकिन उसकी सेवा तीनों में से कोई भी दिल से नहीं करती थी। दोपहर के समय जब विनीता किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। 3 बहुओं की रसोई में तो खाने के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो चबाने को चने भी नहीं है। पता नहीं कौन से बिजनेस में लगी पड़ी है। बहू, ओ बहू। सास की आवाज सुनते ही तीनों रसोई में हाजिर हो जाती है और अपनी सास को घूरने लगती है। तभी विनीता कहती है, मेरा थोबड़ा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है क्या? नहीं तो सासू माँ। हाँ तो घूर क्या रही हो? और ये बताओ, घर में राशन का अकाल पड़ा है क्या? दोपहर का खाना क्यों नहीं बनाया? सासू माँ, मैंने तो सुबह का नाश्ता बना दिया था, दोपहर का खाना तो आज कुसुम बनाने वाली थी। ऐसे तो दीदी मैंने भी सुबह के बर्तन धोए थे, फिर मैं खाना क्यों बनाऊं? और मेरे भी सिर में दर्द था, इसलिए मैंने पारुल को पहले ही कह दिया था खाने के लिए। अरे, आपने मुझे खाना बनाने को कहा था, मुझे लगा आपने खाने को कहा है, तो मैं खाना खाकर कमरे में ही आराम कर रही थी।
बहुत बढ़िया। तुम दोनों को अपनी जिम्मेदारियाँ समझ नहीं आती क्या? छोटी बहू को तो मैं क्या ही कहूँ, इसे आए 1 महीना भी नहीं हुआ, पर तुम दोनों से ना रसोई संभलती है ना घर संभलता है, और ना तुम दोनों खुद को संभाल सकती हो। कभी कभी सोचती हूँ कि तुम्हारे बच्चे होंगे तो उन्हें कौन संभालेगा? उसकी चिंता मत कीजिए, बच्चे को लेकर मेरा कोई प्लान नहीं है। हाँ सासू माँ, बच्चों की झंझट अभी मुझसे नहीं झेली जाएगी। और मेरी तो अभी शादी हुई है सासू माँ। तो तुझे कौन कह रहा है? अब तीनों पधारी हो तो किचन में कुछ बना दो अपनी भूखी सास के लिए, और बन जाए तो आवाज लगा देना। इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है और तीनों आपस में कहती है, ये सासू माँ को भी 2 मिनट का चैन नहीं है। बुढ़ापे में भी जवानों की जितना ठूसती हैं। हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। कसम से, और ताने देते हुए बच्चों की बात बीच में जरूर ले आएंगी, जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं है। मुझे क्या, ये टेंशन तो आप दोनों के लिए है, इसलिए मैं तो 2-3 साल आराम से रहूंगी, फिर फैमिली प्लानिंग की सोचूंगी। हो गया, अब दाल चावल धोकर खिचड़ी चढ़ाओ। तीनों अपना अपना काम करने लगती हैं। शाम के समय तीनों बेटों से बात करते हुए विनीता कहती है, तुम नलायकों को अपने परिवार और वंश की कोई चिंता है कि नहीं? अरे कभी मेरी खुशी का भी सोच लिया करो। पर नहीं, तुम लोगों को तो अपनी बूढ़ी माँ की मन्नत ही पूरी नहीं होने देनी। मन्नत? कैसी मन्नत माँ? वैसे तो बताना नहीं चाहिए, मन्नत पूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ तो बिना बताए भी पूरी होने के आसार नजर ही नहीं आ रहे, इसलिए दुखड़ा समझकर सुना देती हूँ। मैंने मन्नत मांगी थी कि घर में खुशखबरी आएगी तो उस बहू को अपने खर्चे पर उसकी पसंद की जगह घुमाऊंगी, साथ ही कुल देवी के दर्शन के लिए हिमाचल भी लेकर जाऊंगी। ओहो माँ, तुम भी कैसी मन्नत मांग कर बैठी हो। अच्छा, मुझे जरा एक जरूरी कॉल करना है, मैं आता हूँ। मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। पारुल, जरा टॉवल तो निकाल देना। विनीता के तीनों बेटे उसकी मन्नत को सच में दुखड़ा समझकर वहाँ से निकल लेते हैं, लेकिन उसकी ये बात कुछ दूर खड़ी कुसुम और किचन के पास खड़ी पारुल सुन लेती है और अपनी अपनी मन में कहती है, अरे सासू माँ, मन्नत के बारे में पहले बता देती तो अब तक घर में खुशखबरी इधर उधर भटक रही होती, पर अभी भी देर नहीं हुई है। वाह, क्या मन्नत मांगी है, इसे पूरा करने में तो मेरा ही फायदा है। इन बातों से अनजान नीलिमा कमरे में बैठी होती है। तभी उसका पति राजीव उसे पीछे से गले लगा लेता है, तो वो उससे दूर होते हुए कहती है, ये प्यार व्यार मत जताओ मुझे, मेरी फैमिली प्लानिंग का कोई मूड नहीं है। अरे यार, वहाँ माँ भी बच्चे बच्चे कर रही थी, यहाँ तुम अलग सुर पकड़ कर बैठी हो। अभी तुम्हें गले भी नहीं लगा सकता क्या? सासू माँ, उन्होंने क्या कहा? तभी राजीव उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुन नीलिमा अपना दिमाग चलाना चालू कर देती है। अगली सुबह जब सभी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तो नीलिमा कहती है, सासू माँ, पता नहीं क्यों सुबह से बेचैनी हो रही है, उल्टी जैसा मन भी हो रहा है। आपका मन हो रहा है और मैं यहाँ सुबह से 5 बार उल्टियाँ कर चुकी हूँ, और आप। इतना कहते ही वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। तभी विवेक उस पर पानी की बूंदें छिड़क कर उसे होश में लाता है। उन दोनों को देख रही पारुल सेब में कीड़ा देखकर उल्टी कर देती है और तीनों के लक्षण देखकर विनीता खुश होकर कहती है, हाय दैया, खुशखबरी, ये तो पेट से होने के लक्षण हैं। हाँ हाँ, सासू माँ, हमें भी यही लगता है। हाँ हाँ, मुझे भी। तुम्हें भी? अरे यार, ये कैसे हो सकता है? शादी हुए 1 महीना हुआ है। अरे सब हो सकता है, तुम चुप रहो। इसका दिमाग हिल गया है। हे भगवान, तेरी महिमा भी निराली है। मैं तो एक खुशखबरी के लिए तड़प रही थी और यहाँ तूने मुझे एक साथ 3 खुशखबरी दे दी। देखो, सुन लो, आज से अपना खास ख्याल रखना। मैं भगवान को प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। इतना बोलकर विनीता खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। तो तीनों एक दूसरे को देखने लगती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि उनमें से कोई भी सच नहीं बोल रहा है। तभी तीनों किचन में जाकर आपस में बात करते हुए कहती हैं, तुम लोगों को भी सासू माँ की मन्नत के बारे में पता है? बिल्कुल। ठीक है, फिर हम तीनों छोटी प्रेगनेंसी का नाटक कर रहे हैं। इस बारे में हमारे पति और सासू माँ को पता नहीं चलना चाहिए। सासू माँ की मन्नत का फल तीनों को मिल जाए, इसके लिए हमें संभल कर रहना होगा। इसीलिए मैं सासू माँ से कह दूंगी कि हम तीनों एक साथ एक ही कमरे में रहेंगी। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर तीनों मुस्कुराती हैं। ऐसे ही 3 महीने का समय बीतता है। विनीता तीनों बहुओं की देखभाल करती, सारा काम करती, लेकिन 3 महीने हो जाने पर भी जब उसकी तीनों बहुओं में से एक का भी पेट नहीं बढ़ता, तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है और चिंता करते हुए अपनी तीनों बहुओं से कहती है, तुम तीनों ठीक तो हो ना बहू?
हाँ सासू माँ, बस थोड़ी थकावट महसूस होती है, बाकी सब तो ठीक ही है ना दीदी? हाँ सासू माँ, मैं तो सोच सोच कर खुश होती रहती हूँ कि 6 महीने बाद घर में कितनी रौनक होगी। हाँ, मैंने विवेक जी से कह दिया था कि लड़का हो चाहे लड़की, उसका नाम मैं सासू माँ से ही रखवाऊंगी। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन एक बात मेरे समझ नहीं आ रही। 4था महीना लगने को आया है, लेकिन तुम तीनों का ना तो वजन बढ़ रहा है और ना ही पेट बढ़ रहा है। मैं सोच रही हूँ एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर? नहीं सासू माँ, इसमें डॉक्टर को क्या दिखाना। हाँ सासू माँ, वैसे भी थोड़ी दूर चलने से थकान हो जाती है। हाँ ये तो है, कोई नहीं, तुम आराम करो, मैं तीनों के लिए संतरे का रस लाती हूँ। हाँ, साथ में कुछ फल भी सासू माँ। हाँ लाती हूँ। विनीता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और तीनों आपस में बातें करने लगती हैं। कुछ देर में विनीता डॉक्टर के साथ वहाँ आती है और डॉक्टर को देखकर तीनों हैरान हो जाती हैं। तभी डॉक्टर एक एक करके तीनों का चेकअप करती है और तभी विनीता कहती है, डॉक्टर साहिबा, सब ठीक तो है ना? माताजी, आपने मुझे यहाँ अपनी 3 प्रेग्नेंट बहुओं के चेकअप के लिए बुलाया था, पर इन तीनों में से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुनकर विनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद उसकी तीनों बहुएं सर झुकाए उसके सामने खड़ी होती है। तभी विनीता कहती है, तुम तीनों 3 महीने से झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके मेरी भावनाओं के साथ खेलती रही। नास पिटियो, क्यों किया ये नाटक? आपकी मन्नत की बात सुनकर सासू माँ, लेकिन हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दीजिए। मन्नत, मुझ पागल को पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम तीनों एक साथ पेट से कैसे हो सकती हो। मैंने जिसे चमत्कार समझकर नमस्कार किया, वो चमत्कार क्या सच भी नहीं था। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए, हमने बिना सोचे समझे छोटी प्रेगनेंसी का नाटक किया, आपको ठेस पहुंचाई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो फिर ठीक है, अगर 6 महीने में मुझे तुम तीनों में से किसी एक ने भी खुशखबरी दी तो मैं तुम तीनों को माफ कर दूंगी, वरना तुम तीनों को अपने मायके लौटना होगा। इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है और हमेशा तीनों को उनकी झूठी प्रेगनेंसी के नाटक के लिए खरी खोटी सुनाती रहती है। लेकिन 3 महीने बाद उसकी दूसरी बहू सच में प्रेग्नेंट हो जाती है। तब जाकर वो तीनों को माफ करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।